Hello guys, a very warm good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, as you know, this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labor Welfare Code 55 and also for those who are preparing for other HR competitive exams. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट के बारे में। हम लोग जो है ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग ने उसके कंसेप्ट के उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझ लिया, हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, हमने ये सारी चीज़ें जो है वो देख ली। लेकिन ट्रेड यूनियन कब से जो है इमर्ज हुआ इंडिया में, क्या क्या उसके फेजेस रहे, अलग अलग फेजेस में क्या स्पेशल बात थी, क्या स्पेशल जो है चीज़ें थी जो इनको नोट करने लायक है, तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और एग्जाम में आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि ट्रेड यूनियन का इमरजेंस कब हुआ, किस ईयर में हुआ, किस फेज में हुआ। तो आपको ये बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए कि प्लेयर्स कौन कौन थे, कौन कौन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, फिर ट्रेड यूनियन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या उनके जो है कौन उनको सपोर्ट सिस्टम थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी नए वीडियोज़ आएँ तो आपको उनके जो है अपडेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड आप जो है लाइक बटन को दबाना ना भूलें, और चैनल को जो है इसके लिंक को शेयर कर ले उन फ्रेंड्स के साथ जो कि इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग के जो फेजेस थे, तो यहाँ पे हम लोग पहले फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ट्रेड यूनियन मूवमेंट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा फेज है, यहाँ पे पहला फेज है जो कि 1815 से 1900 के बीच में शुरू हुआ है। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पहला फेज का कौन सा ईयर था। अब ये आपका था 50 सालों का लगभग, जिसमें कि 1850 से 1900। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो आपकी इन्हीं ईयर्स के बीच में हुई हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें स्पेशल क्या की पॉइंट्स थे। द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ लेबर वर पुअर एंड देयर वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ये पहले भी जान चुके हैं कि ट्रेड यूनियन का क्या मकसद था, बेसिकली वो आया ही क्यों, क्योंकि जो लेबर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो उनके वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मतलब ये फेज कब से शुरू हुआ, देखा जा रहा था कि जो लेबर्स की वर्किंग कंडीशन थी, लिविंग कंडीशन थी, वो बहुत बुरी थी। उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, बहुत लंबे समय तक उनसे काम लिया जाता था, कोई रेस्ट पीरियड नहीं था, और बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में इंडिफरेंस होता था। लाइक मतलब लेडी अगर फीमेल्स हैं तो उनको कम पैसे देना, मेल्स हैं तो उनको ज़्यादा मिलता था फीमेल्स के मुकाबले, बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ट्रेड यूनियन का इमरजेंस बेसिकली हुआ था। देयर वेजेस वर लो, उनके जो वेजेस थे वो बहुत कम थे। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर थी इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, और यही रीज़न था कि लेबर्स की जो है हालत बहुत बुरी थी और ट्रेड यूनियन की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे एक फिलेंथ्रोपिस्ट थे, एक सोशल वर्कर जो कि थे एन.एम. लोखंडे। और एन.एम. लोखंडे ने क्या किया, उन्होंने मतलब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे। उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड की। कैसे उन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड की, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे कि जो है उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये फॉर्मेशन कब हुआ, 1890 में फॉर्मेशन हुआ। और उन्होंने क्या देखा कि मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स हो रही थी। 1880 में ये सबसे ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई थी इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, ये जो 2 डिकेड थी इसमें क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक हो रही थी, क्योंकि लेबर्स को समझ में आने लगा था कि उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और उन्हीं के एक्सप्लॉइटेशन को उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए, उनकी हालत को अच्छा करने के लिए एन.एम. लोखंडे ने सोचा कि ट्रेड यूनियन का इमरजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने पहला ट्रेड यूनियन जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है, तो ये अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि एन.एम. लोखंडे मतलब किसने बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन को शुरू किया, तो आपको पता होना चाहिए कि एन.एम. लोखंडे ने 1890 में, और पहला ट्रेड यूनियन ही ये था आपका बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन।
अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट फेज की ओर। तो नेक्स्ट फेज कौन सा था, 1900 से 1947। ठीक है, तो आपको पहला समझ में आ गया, पहला जो फेज था वो 50 ईयर्स का था, 1850 से 1900, और जो दूसरा फेज था वो 1900 से 1947। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस हुई, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज थी, प्रिंटर्स यूनियन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था कलकत्ता में जो है 1905 में। ठीक है, फिर आपका हुआ पोस्टल यूनियन जो है आया मद्रास और कोलकाता में 1907 में। ठीक है, ये डेट्स हैं, ये आपको आप क्या करोगे, आप इसको लिख के रखो और इसको एक बार आप एग्जाम में जाते वक्त आप क्या कर सकते हो, इसको रिवीजन आप ले सकते हो उसका। फिर है कामगार हितवर्धक सभा है जो कि 1910 में जो है वो आई। तो यानी कि आप क्या देख सकते हो कि सेकेंड फेज में, अभी फर्स्ट जो फेज था उसमें एक ट्रेड यूनियन आया, उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड फेज में धीरे धीरे इमर्जेंस बढ़ने लगा और अलग अलग तरीके के ट्रेड यूनियन जो है वो इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1914 टू 1988, 1918 अगर आप देखोगे तो इसी फेज में वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। एंड द इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ठीक है, और जो उसमें क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हो रहा था, यही चीज जो है इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट को और भी ज्यादा क्या कर रही थी, बढ़ावा दे रही थी, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत रिवोल्टिंग मूड पे थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो ये है वो ऑलरेडी अपनी चीज़ों को जान रहे थे, समझ रहे थे, तो उस समय लेबर्स के भी जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, तो लेबर्स को भी समझ में आया कि भाई ठीक कि उनको अपने लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है उनको, इसीलिए उन्होंने ट्रेड यूनियन की ओर जो है क्या की ओर मूव किए। फिर अब देखोगे कि वर्ल्ड वॉर जो है 1980 में ख़त्म हो गया, तो फिर 1919 में ज़रूरत समझी गई कि आईएलओ को जो है इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया। इसका क्या मेन एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था कि टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट। ठीक है, जो वर्कर्स के राइट्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना और ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन देना। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन क्या करता था, ट्रेड यूनियन जो है वर्कर्स को बचाता था किसी भी तरीके की एक्सप्लॉइटेशन से उनके बिहाफ पे। ठीक है, क्योंकि लेबर तो इंडिविजुअली कमजोर हो गए ना, तो वो बहुत ज़्यादा किसी से मतलब मैनेजमेंट से अपनी बातें नहीं रख पाते थे, तो ट्रेड यूनियन उनको रिप्रेजेंट करता था। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आया वर्कर्स के राइट को बचाने के लिए और ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन देने के लिए। फिर अभी आगे मूव करेंगे तो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसका फॉर्मेशन हुआ, और इसमें कितने थे, 107 मेंबर्स के फ्यूजन से। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको देखो इसमें डेट वाइज आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि 1900 से 1947 में आया था, तो 5 में जो है प्रिंटर यूनियन आया कलकत्ता में, फिर पोस्टल यूनियन आया 1907 में, कामगार हितवर्धक सभा आई 1910 में, फिर वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918, फिर उसमें जो है ट्रेड यूनियन को और ज़्यादा बढ़ावा मिला, और 1919 में आईएलओ का फॉर्मेशन हुआ वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन देने के लिए। फिर जस्ट अगले साल क्या हुआ, फेडरेशन आया जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसमें 107 मेंबर का फ्यूजन हुआ था। फिर आता है फर्स्ट ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है पास हुआ 1920 में। ठीक है, ये भी देखिए आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का पास हुआ तो 1920 में, टू स्टिफल एंड मेक यूनियंस इलीगल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो है जो यूनियंस को बताया उस समय क्या किया गया, उनको बोला गया कि वो इलीगल है। ठीक है, इस चीज़ को करने के लिए जो पहला ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर फैक्ट्री एक्ट आया 1922 में, इंडियन माइन एक्ट आया 1923 में, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया 1923 में। तो ये सारे एक्ट इसी फेज में क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। फिर इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट वॉज पास इन 1926। ठीक है, अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आया कि सेकेंड फेज में जो 1900 से 1947 में था, इसी में ही आपका ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ था 1926 में। ठीक है, तो ये देखिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपका निकल के आ रहा है, टू प्रोवाइड सेफगार्ड टू द राइट्स ऑफ द लेबर मासेस, लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डिफाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस, द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन। ये क्या कर रहा था, ट्रेड यूनियन को जो है उनके रोल्स को डिफाइन कर रहा था।
ठीक है। फिर आफ्टर दिस देयर वर स्प्लिट इन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, और इसके बाद फिर क्या हुआ कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जो है वो स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इसमें जो है हम लोग ने पहले फेज को देखा कि पहला जो फेज था, पहले फेज में आपका 1850 से जो है 1900 तक था। उसके बाद जिसमें बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था एन एम लोखंडे द्वारा। फिर सेकेंड में क्या हुआ, सेकेंड फेज में कई और भी आए यूनियंस, और उसके अलावा आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का जो है वो फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ 1926 में, लेकिन इसमें ही आपका जो है पहला ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी पास हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, यूनियंस को काफ़ी जो है स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने यूनियंस को इलीगल जो है वो बोल दिया। ठीक है, तो 1920 में जब उन्होंने इलीगल बोल दिया था, इसीलिए 1926 में जो है इस एक्ट को पास किया गया, जिससे कि ये जो ट्रेड यूनियंस का फॉर्मेशन है उसको एक लीगल जो है रिकॉग्निशन मिल सके। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड फेज की ओर। तो थर्ड फेज में हम लोग क्या देखेंगे कि पहला फेज 1850 से 1900, दूसरा फेज जो है 1900 से 1947, और जो थर्ड फेज है वो 1947 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद का जो भी है वो थर्ड फेज है, यानी कि टोटल आपके क्या हुए, इसमें कितने फेज हुए, जो है 3 फेज हुए। ठीक है, थर्ड फेज में क्या हुआ कि 1947 में आपको पता होगा कि हमारा देश आज़ाद हुआ। तो द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज़ बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट, रिवॉल्यूशनरी एंड हैपनिंग फॉर द ट्रेड यूनियन मूवमेंट फॉर इंडिया। अब उस समय हमारा देश आज़ाद हो गया, तो जाहिर सी बात है ट्रेड यूनियन मूवमेंट को और ज़्यादा जो है क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरी हो गया वो, और इसको सिग्निफिकेंट मिलने लगा और वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगा। फिर गवर्नमेंट सॉट द कॉपरेशन ऑफ द यूनियंस फॉर प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो है वो यूनियंस को यूज़ करने लगे, उनका कॉपरेशन लेने लगे, उनका सपोर्ट लेने लगे, जिससे कि एक प्लानिंग की जा सके प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर है द वर्किंग क्लास मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड दिस ऑल वॉज पॉलिटिसाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि 1947 में जब इंडिया में डेमोक्रेसी आ गई, मतलब आज़ादी के बाद जब डेमोक्रेसी आई, तो उस समय पॉलिटिकल पार्टीज आपकी आने लगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज जब आई ना, तो उस समय फिर क्या हुआ कि उनको एक था कि अपने आप को जब ऊपर उनको रखना है, ऊपर रखने के लिए क्या करना है, लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो वो लोग ने वर्किंग क्लास की हेल्प लेना शुरू किया, और वर्किंग क्लास को क्या करते थे, उनको मतलब उनको सपोर्ट करते थे। तो जिससे कि वर्किंग क्लास जो लेबर्स खुद हो गए, उनकी फैमिली हो गई, तो जाहिर सी बात है उनको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पूरा ट्रेड यूनियन का जो पार्ट था ना, ये पॉलिटिसाइज हो गया था, बिकॉज जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगी थी, कि यानी कि जितना ज़्यादा ट्रेड यूनियन का सपोर्ट मिलेगा उनको, उतना ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। तो उन लोगों ने उसको वर्किंग मतलब ट्रेड यूनियन को काफ़ी ज़्यादा अपने हाथ में ले लिया। फिर है वाइट कॉलर एम्प्लॉयज ऑल्सो स्टार्टेड ज्वाइनिंग देमसेल्व्स इनटू ग्रुप एंड फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन। तो पहले तो ये लेबर्स तक था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो वाइट कॉलर एम्प्लॉय होते हैं वो उन लोगों ने भी क्या किया, उन्होंने भी अपना एसोसिएशन बनाना शुरू किया, जो एम्प्लॉय एसोसिएशन के नाम से चलता है, और वो मतलब उन्होंने अपने ट्रेड यूनियन को बनाना शुरू किया, सो दैट कि उनको भी एक रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से मिल पाए। फिर लार्ज नंबर ऑफ लेबर लेजिस्लेशन वर पास, काफ़ी सारे आपके लेबर लेजिस्लेशन इसी समय पास हुए थे। डिफरेंस इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेड टू इंटर यूनियन राइवलरी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी तो कई सारी है, राइट। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी तो वो अलग अलग अपने तरीके से क्या करेगी, जो है ट्रेड यूनियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। इससे कई सारे यूनियन बनना शुरू हो गए, और उनके बीच में ही आपस में झगड़ा हो गया, ठीक है, उनके बीच में ही आपस में प्रॉब्लम्स जो है वो रहने लगी। विद द एडवेंट ऑफ LPG, lots of changes took place in the business वर्ल्ड टू मीट द डिमांड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, तो लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो जिसकी वजह से बिजनेस वर्ल्ड भी काफ़ी चेंज होने लगा, और बहुत सारी चेंजेस जो क्या होने लगे, आने लगे,
राइट। तो ये जो है ये सब चीज़ें इसमें बेसिकली हो रही थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी विथ इट्स प्रोविजन फॉर कंपल्सरी एजुकेशन मशीनरी। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसीज को जो है उसको लॉन्च कर दिया। एजुकेशन उन्होंने जो है कंपल्सरी कर दिया कि एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करना है अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको सुलझाने के लिए। फिर लेबर लॉज वर फॉर्मुलेटेड, लेबर लॉज जो है वो फॉर्मुलेट हुए और इनैक्ट हुए जो ट्रेड यूनियन से। ठीक है, फिर introduction of human relation approach in Hawthorne experiment changed the perspective of all management function। ठीक है, तो जो फिर क्या हुआ इसमें, ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी उसी समय साइमल्टेनियसली हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक थोड़ा फोकस आया कि जो है मैनेजमेंट जो फंक्शन है, ठीक है, मैनेजमेंट जो काम कर रही है उसको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी लेके चलना है। ठीक है, यानी कि सिर्फ उनको बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना, उनको से ह्यूमन रिसोर्स पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा। फिर प्रॉपर अटेंशन टू डिजायर ऑफ वर्कर्स, अब यहाँ पे क्या करना है कि उन्होंने फिर क्या किया, वर्कर्स की डिजायर पे भी प्रॉपर अटेंशन देना शुरू किया। ठीक है, फिर ट्रेड यूनियन की परमानेंसी पे उन्होंने फोकस किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल यूनियन फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अलावा और भी आपके जो है फेडरेशन वो उसमें फॉर्म हो गए। रिमार्केबल स्टेटस ऑफ यूनियंस, यूनियन को अपने की रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गई, उनको काफ़ी सारी चीज़ों से बेनिफिट हुआ। जब ये सारी चीज़ें हुई तो उनको उससे काफ़ी बेनिफिट मिला। तो